हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल किंगडम ऑफ बायोलॉजी में। बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सेल। सेल यानी कि कोशिका। हम लोग आज जानेंगे कि सेल क्या है। सबसे पहले तो यही जानना है ना कि सेल है क्या। तो सेल को हम लोग कहते हैं द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की इकाई। सेल क्या है? जीवन की इकाई है। कैसे? तो स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, यानी कि संरचना के आधार पे और क्रिया यानी कि काम के आधार पे जीवन की इकाई क्या है? सेल। तो सेल जो कि क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की क्या है? इकाई। ध्यान देंगे बच्चों, तो सेल का जो खोज है, डिस्कवरी है, तो सेल को सबसे पहले खोजा था 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक साहब ने, और इन्होंने सेल को कॉर्क पे खोजा था। भाई साहब, कॉर्क क्या है? बैडमिंटन वाला कॉर्क तो नहीं है। नहीं, कॉर्क एक्चुअली में पहले के समय में शीशे का बोतल और उसका ढक्कन लकड़ी का होता था, उसी को हम लोग कॉर्क कहते थे। तो वहां उन्होंने देखा एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ता के जैसा स्ट्रक्चर, जिसका नाम इन्होंने दे दिया सेल्यूला, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम या स्मॉल कंपार्टमेंट, यानी कि छोटा कमरा। और इन सभी ऑब्जर्वेशन को उन्होंने अपनी किताब में लिखा, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इनकी किताब का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। ध्यान रहे, याद रखेंगे बच्चों, रॉबर्ट हुक साहब ने जिस सेल को खोजा वो था डेड सेल, यानी कि इन्होंने मरे हुए सेल को खोजा। तो भाई साहब, लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किया? तो 1674 ईस्वी में एंटोन वॉन ल्यूएनहुक साहब ने 1674 ईस्वी में लिविंग सेल का खोज किया। एक्चुअली इनकी एक दुकान थी जिसके सामने तालाब था, तो ये एक दिन तालाब की मिट्टी, कीचड़ कह लीजिए, उठा के लाए और उसमें ऑब्जर्व किया इन्होंने कुछ मूविंग स्ट्रक्चर्स को, जिसका नाम इन्होंने दिया एनिमा क्ल्यू। क्या नाम दिया? एनिमा क्ल्यू। वो कौन से मूविंग स्ट्रक्चर्स थे? वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव के फादर, यानी कि फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कौन है? एंटोन वॉन ल्यूएनहुक। और लिविंग सेल को भी किसने डिस्कवर किया है बच्चों? एंटोन वॉन ल्यूएनहुक ने। आगे अगर हम लोग बढ़ें और ध्यान दें, तो जिस तरीके से आप स्कूल जाते हैं तो एक रूल रेगुलेशन है हर जगह, है ना, कि इस तरीके से ड्रेसअप होके आना है, ऐसे बैठना है, डिसिप्लिन में रहना है। तो हर चीज के लिए कुछ नियम कानून है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सेल का सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी क्या कहता है। तो सेल थ्योरी का जो सबसे पहला नींव कहिए रखा, वो रखा 1838 ईस्वी में शील्डेन साहब ने, जो कि एक बॉटनिस्ट थे, जो पौधों के बारे में स्टडी करे। तो इन्होंने 1838 ईस्वी में कहा ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी जितने भी पौधे हैं इस दुनिया में वो किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं भाई साहब। तो इसके एक साल के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था श्वान। ये जूलॉजिस्ट थे, है ना, जो जानवरों के बारे में स्टडी करे। जो जू शब्द है ना, ZOO जू, ये आया है जून से, जिसका मतलब होता है एनिमल्स। तो जानवरों के बारे में जो स्टडी करे वो जूलॉजिस्ट। तो स्वान साहब ने 1839 ईस्वी में कह दिया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब जितने भी प्लांट है, साथ ही साथ जितने भी जानवर हैं, ये किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। और भाई साहब, इनकी बातों को मिलाकर के सेल थ्योरी बनाया गया। लेकिन इसके कुछ समय के बाद एक और साइंटिस्ट ने एंट्री लिया, जिनका नाम था R. वर्चो, पूरा नाम रोडल्फ वर्चो। 1855 ईस्वी में ये भाई साहब कह गए कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला, यानी भाई साहब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, यानी कि ऑल जितने भी, है ना, सेल्स हैं वो कहां से आए हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नए सेल कहां से आते हैं? पुराने वाले सेल से। इट मींस कि जो पुराने सेल होते हैं यही आगे कर डिवाइड करके नए सेल बनाते हैं, है ना बच्चों। फिर आगे आप ध्यान दीजिएगा, तो इन सब की बातों को मिला करके सेल थ्योरी बनाया गया, जहां क्या कहा गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म के जो जीवन की शुरुआत हुई है वो सिंगल सेल से हुई है। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर ध्यान देंगे बच्चों शेप और साइज पे, कि सेल का आकार सब कैसा होगा, शेप कैसा होगा, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, सेल का जो शेप है ये इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है। जैसे हमारे आरबीसी को छोटे छोटे पाइप से ट्रेवल करना पड़ता है तो सर्कुलर फ्लेक्सिबल होता है। न्यूरॉन्स को बिल्कुल लंबा होना पड़ता है क्योंकि वो हमारे हेड से लेकर के टो तक प्रेजेंट होते हैं। तो
उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका शेप हो सकता है। और साइज पे अगर तुम बात कर लोगे तो एक बात एनसीईआरटी में मेंशन्ड है क्लियरली, और आप भी ध्यान देंगे, है ना। पहले तो इस चीज को समझाने से पहले एक सवाल ये कि मान लीजिए कि आप हैं और कोई न्यू बॉर्न बेबी है, नया जन्म नवजात शिशु है। अब ये बताइए कि आपके किडनी का सेल बड़ा होगा या उसके किडनी का सेल बड़ा होगा? कमेंट में जरूर इसका उत्तर लिखें, है ना। तो एक्चुअली एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी साफ शब्दों में मेंशन कर रखा है, लिख रखा है भैया कि साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो जीवों का आकार है डज नॉट डिपेंड, नहीं डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ द सेल, मतलब सेल के आकार पे जीवों का आकार निर्भर नहीं करता है भैया, ये सेल के संख्या पे करता है, यानी कि नंबर ऑफ सेल पे करता है। तो जो मैंने अभी सवाल दिया उसका उत्तर ये होगा कि आपका हो या कोई न्यू बॉर्न बेबी हो, दोनों के किडनी का सेल समान ही साइज का होगा, बस उसमें नंबर ऑफ सेल कम होंगे और आपके किडनी में नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगे। आप ही सोचो ना, अगर यह संभव हो जाता कि सेल का साइज, बड़े जीवों के सेल का साइज बड़ा होता, तो हाथी के सेल का साइज तो इतना इतना बड़ा होता जिसको आप बिल्कुल दूर से ही देख पाते। बट यह संभव नहीं है, क्योंकि जीवों का आकार सेल के संख्या यानी कि नंबर पे डिपेंड करता है, न कि सेल के साइज पे। तो आगे ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ हम लोग जान लेंगे जो सबसे छोटा सेल है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, PPLO, जिसका साइज 0.2 से लेकर 0.3 mm के बीच तक का हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा छोटा है। और सबसे बड़े सेल की बात कर ले बच्चों, तो आपने स्केल देखा है ना, वो लगभग 14 सेंटीमीटर के आसपास का, एग्जैक्ट उतना ही बड़ा ऑस्ट्रिच का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, वो सबसे बड़ा सेल है ना। तो ये तो हम शेप और साइज पे बात कर रहे थे। आगे चलोगे तो ध्यान देंगे यहां एक बहुत ही फ्लो टाइप मैंने एक चीज को नोट कर दिया है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5-6 में समथिंग आपने पहली दफा इसे पढ़ा होगा और पढ़ते ही आ रहे हैं लगातार, है ना। तो हैबिट्स अपनी याद कीजिए आपने क्या पढ़ा था। सेल आपने 5-6 में पढ़ा होगा, है ना। और सेल से यार यहां बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जो सेल है ना, सेल यानी कि कोशिका, है ना, जो यूनिट ऑफ लाइफ है, तो सेल से मिलकर बनता है बच्चों टिश्यू, जिसका डिफिनेशन भी है ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, मतलब सेल का समूह जो एक जैसा काम करे। तो यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, सेल से मिलकर बनता है क्या? टिश्यू, है ना, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं उत्तक। सेल से मिलकर बना टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनता है बच्चों टिश्यू सिस्टम, है ना, और टिश्यू सिस्टम से मिलकर बनता है ऑर्गन यानी कि अंग, ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बनाता है बच्चों ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव। और अगर हम ऑर्गेनिज्म का बंटवारा करें सेल के संख्या के बेसिस पे, यानी कि सेल के नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म का बंटवारा कर ले, तो दो टाइप आपको दिख जाएंगे, वन इज यूनिसेलुलर, अनदर इज मल्टी सेलुलर। तो ध्यान दीजिएगा, जो यूनिसेलुलर है, यूनी का मतलब होता है बच्चों वन यानी कि एक, और सेलुलर मतलब होता है बच्चों सेल वाला, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कितने सेल से मिलकर बना हो, एक, केवल और केवल एक सेल होगा। तो ध्यान देंगे मेरी बात को, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में बच्चों एक ही सेल होगा तो जितना भी काम है उसको सिंगली परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर ध्यान दोगे तो लिखे हैं मल्टी, मतलब मोर देन वन, एक से अधिक, मोर देन वन, और सेलुलर मतलब अभी समझाए हैं सेल वाला, तो एक से अधिक सेल वाला। एनसीईआरटी में एक शब्द मेंशन है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि काम का बंटवारा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा। तो क्या कहा, जो यूनिसेलुलर जीव है ना, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा, और जो मल्टी सेलुलर है उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होगा। तो आइए ध्यान से मेरा एक एग्जाम्पल सुनते हैं और समझते हैं कैसे। मान लीजिए आपके घर में आप हैं और आपकी छोटी बहन है या छोटे भाई हैं, ठीक है। अब आपके घर कोई गेस्ट आया, ठीक, जब वो गेस्ट आया और आप अगर सिंगल चाइल्ड है, मतलब अपने माता पिता के इकलौते बच्चे हैं, तो आपके घर अगर कोई गेस्ट आया और मान लीजिए आपको सामान लाने जाना है, फॉर एग्जांपल बिस्किट लाने जाना है बाहर, चाय पत्ती या दूध लाने जाना है, कोई भी चीज खत्म हो गई, तो आप क्योंकि अपने घर में अकेले हैं, सिंगल चाइल्ड है, तो जितना भी काम है वो आपको करना होगा, दैट इज क्या, यूनिसेलुलर। अब मान लीजिए कि घर में आप हैं और आपकी छोटी बहन है ना, और कोई गेस्ट आया तो आपको तैयारी करनी है। मम्मी ने कहा बेटा फटाफट से बिस्किट ले आओ, फटाफट से खाना बना लो, फटाफट से बर्तन धो लो। अब आप बोले मैं क्यों धोऊं,
बड़ी बहन है, बड़े भाई हैं, उनको बोलो करने, दोनों लड़ाई कर लिए। मम्मी आई, डांटी दोनों को, बोली क्या कि बेटा आप आधा काम कर लो, फॉर एग्जाम्पल आप खाना बना लो और आप जाके बाहर से बिस्किट वगैरह ले आओ, है ना। तो यहां क्या हुआ है, काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर। क्या हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। तो काम का बंटवारा हो जाएगा किसमें, मल्टी सेलुलर में, और यूनिसेलुलर में काम का बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिंगल सेल से ही बना है, सारा काम इसको खुद ही करना है। और आप ऐसे भी समझो ना, अगर आपके आंख के सेल हैं और कान के सेल हैं, अब भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, तो आंख का सेल स्पेशलाइज्ड है देखने के लिए, आंख का सेल कभी सुनने का काम नहीं कर सकता, है ना। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। बच्चों अब मैंने न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल का बंटवारा किया और सेल को बांटा दो टाइप में, एक प्रोकैरियोट्स और दूसरा यूकैरियोट्स। तो यहां ध्यान देंगे बच्चों, जो अपना प्रोकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोट्स है, तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी प्राचीन, तो प्रो का मतलब हो गया प्रीमिटिव यानी के प्राचीन। और जो कैरियोटिक शब्द है ये आया है कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। रजिस्टर्ड शब्द है ये, बिल्कुल रजिस्टर्ड है, किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी कि प्राचीन न्यूक्लियस, है ना। ऐसा सेल जिसके पास पुराना ओल्ड न्यूक्लियस हो, या यूं कह लो ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस हो ही ना, ये न्यूक्लियस नहीं हो। हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे, इसके चित्र को भी देख के समझेंगे। दूसरी तरफ ध्यान दीजिएगा, तो मैंने लिखा है यूकैरियोटिक सेल, EUU मतलब होता है ट्रू, है ना। क्या मतलब, ट्रू। और जो कैरियोटिक सेल लिखा है, तो कैरियन का मतलब अभी समझाए हैं, न्यूक्लियस। रजिस्टर्ड शब्द है किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए। तो यूकैरियोटिक सेल जिसमें सचमुच का क्या हो, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। और न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर है भैया, किसका, सेल का। तो आगे चलिए बच्चों, अब हम लोग चित्र पे यहां ध्यान देते हैं। तो ये मैंने प्रोकैरियोटिक सेल का चित्र बना रखा है। नहीं सर, बनाया तो आपने नहीं है, ये इंटरनेट से डाउनलोडेड है ना। इना चलबे, चीटिंग नहीं चलबे, बिल्कुल नहीं, चीटिंग नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इस चित्र को यहां ध्यान से देखें बच्चों, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, जहां हम लोग देख सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल का लेयर है सबसे बाहर में प्रेजेंट है भाई, क्या, ग्लाइकोकेलिक्स। उसके अंदर देखोगे तो सेल वॉल, और उसके अंदर देखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर किसी बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल में बाहर से अंदर के तरफ जाएंगे, तो सबसे बाहर वाला लेयर ग्लाइकोकेलिक्स, उसके अंदर वाला लेयर सेल वॉल, और उसके भी अंदर वाला लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हो गया लेयर किसका, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल का। इसके अंदर खुद का अपना राइबोसोम होता है, इसके पास कितना है, 70S। साथ ही साथ जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो नेक्ड है, यहां कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा बच्चों, कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। या कहने का अर्थ यूं कह लो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, जो न्यूक्लियस को चारों ओर से घेरता है, वो प्रेजेंट नहीं होगा, है ना। और इसमें जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होंगे उसे हम लोग बोलेंगे प्लाज्मिड। क्या बोलेंगे बच्चों, प्लाज्मिड। और इसके सरफेस पे आप देख सकते हो सीलिया और फ्लैजेला भी प्रेजेंट होगा। आइए दूसरी तरफ, जब हम यूकैरियोटिक के डायग्राम को, अरे ये डायग्राम तो वापिस से इंटरनेट डाउनलोडेड है, हटाइए इसको, यहां ध्यान दीजिए। तो जब हम लोग किसी यूकैरियोटिक सेल को डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, तो यहां क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले एक मेम्ब्रेन, जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, जिस तरीके से आप अपने रूम में बैठे हैं और आपका रूम एक सेल हो गया, तो उसकी जो चारों ओर की दीवार है ना, वो हो गई क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो हो गया क्या, साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाएगा वो बच्चों, वो कंटेंट साइटोप्लाज्म, है ना। और बीच में बिल्कुल यहां आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर प्रेजेंट है, जो मेन स्पेशल चैम्बर है, जहां क्या प्रेजेंट है, क्रोमैटिन, है ना, जो कि बना हुआ है डीएनए से ही, है ना। तो जो कंट्रोल सेंटर है वो क्या है, न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होगा, साथ ही साथ जो राइबोसोम होंगे वो कितने एस होंगे, 80S। आप देख सकते हैं यहां राइबोसोम कितना एस होगा, 80S। और इसके अलावा बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल क्या है, ऑर्गेनेल का मतलब होता है लिटिल ऑर्गेन, छोटा अंग। जैसे आपके आंख है, नाक है, कान है, ये ऑर्गेन है ना, उसी तरीके से सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेन है उसका नाम है ऑर्गेनेल, सेल
ऑर्गेनेल। तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी जिनके बारे में हम लोग इस वीडियो सीरीज में आगे और पढ़ेंगे, है ना। तो आगे अगर आप ध्यान दोगे तो अब जो टॉपिक है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा टॉपिक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप ध्यान रख लो, चाहे कोई भी सेल हो उसमें तीन चीजें बच्चों होंगी ही होंगी। सबसे पहले तो समझ लो साइटोप्लाज्म, है ना, या इससे भी पहले लिख सकते हो तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या सेकेंड में लिख लो क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी होगा ही होगा, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, है ना। ये साइटोप्लाज्म, कोशिका दर्भ, और तीसरा कौन? डीएनए। जैसे आपका रूम है ना, तो ये रूम की जगह साइटोप्लाज्म, जो दीवार वो क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आप क्या हो गए? डीएनए। ये तीन चीजें हर सेल में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, प्रेजेंट होंगी ही होंगी। आगे ध्यान देना बच्चों, तो यहां मैंने लिखा है क्या? टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अगर तुम बात कर लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अगर तुम बात कर लो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीन चीजों से मिलकर बनी होंगी। कौन कौन? तो पहला है भैया कौन सा? लिपिड, कितना परसेंट? 40%। दूसरा क्या है? प्रोटीन, 58 से 59%। और तीसरा क्या है? कार्बोहाइड्रेट, 1 से 2%। तीन चीजें कौन कौन? लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। रट लीजिएगा, एवरेज कंपोजिशन लिखा है यहां मैंने, कितना? 40% क्या? लिपिड, 58 से 59 क्या? प्रोटीन, और 1 से 2% क्या? कार्बोहाइड्रेट। आगे ध्यान दीजिएगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलग अलग मॉडल्स प्रेजेंट किए गए, जिसमें सबसे पहला मॉडल है कौन सा? सैंडविच मॉडल, जिसे मैं कहता हूं ब्रेड पकौड़ा मॉडल। बिल्कुल ब्रेड पकौड़ा जैसा, बिल्कुल सिंपल बच्चों। क्या? अप और डाउन, ब्रेड का लेयर यानी प्रोटीन का लेयर, और बीच में क्या दबा होगा? आलू यानी के फॉस्फोलिपिड। तो प्रोटीन के लेयर के बीच में कौन दबा होगा? फॉस्फोलिपिड। ये मॉडल दिया था डेवसन और डेनिली भाई साहब ने, कितना ईस्वी में? 1935 में। और इस मॉडल के तहत इन्होंने कहा क्या? कि प्रोटीन के लेयर के बीच में कौन दबा होगा? फॉस्फोलिपिड दबा होगा। अब ध्यान से देख सकते हैं, जो प्रोटीन का लेयर है वो है 20 एंगस्ट्रॉम थिक, तो अप डाउन 20 कितना हो गया? 40, और फॉस्फोलिपिड जो है वो 35, कितना हो गया टोटल? 75 एंगस्ट्रॉम। और ध्यान दीजिएगा, तो ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स है ना, ये कैसे होंगे? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। इनका हेड हाइड्रोफिलिक और टेल क्या होगा? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक जो पानी को क्या करे? अट्रैक्ट। हाइड्रोफोबिक जो पानी से क्या करे? डरे। तो इनका हेड पानी को अट्रैक्ट करेगा, इनका टेल पानी से दूर भागेगा। तो टेल्स आपस में अरेंज हो जाएंगे, वंडरवाल फोर्स से जुड़ जाएंगे, और इनका हेड प्रोटीन से अटैच होगा H बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से बच्चों? H बॉन्ड से। आगे ध्यान दीजिएगा, तो अगला जो मॉडल है वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि रॉबर्टसन साहब ने दिया था 1959 में। इस मॉडल के अनुसार उन्होंने कहा, चाहे सेल का मेम्ब्रेन हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन हो, चाहे कोई भी सेल ऑर्गेनल का मेम्ब्रेन हो, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होता है। गलत बात। क्यों? क्योंकि अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग चीजों के लिए परमेबल होते हैं। तो ये दोनों ही मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया। पहला वाला रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो स्टेबिलिटी ही नहीं दर्शा पाया, ये भी नहीं बता पाया कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होंगे सेल के अंदर, है ना। तो आगे ध्यान दीजिएगा, अपना अगला मॉडल है कौन सा? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कौन सा मॉडल है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। बहुत ध्यान से सुनना, फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो कि दिया था सिंजर और निकोलसन साहब ने 1972 ईस्वी में। 1972 में सिंजर और निकोलसन साहब ने इस मॉडल को प्रेजेंट किया और कहा कि भाई साहब ये मॉडल है फॉस्फोलिपिड और किसका? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब इसमें प्रेजेंट होंगे, है ना। इस मॉडल को आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप कहीं भोज में, है ना, दावत खाने गए होंगे तो बच्चों आपने देखा होगा एक बड़े से बर्तन में मिठाई बनते हुए। कैसे होता है वो? तो मिठाई के रस में आपने देखा होगा मिठाई रसगुल्ला तैर रहा है। तो जिस तरीके से बच्चों रसगुल्ले के रस में रसगुल्ला तैरेगा, उसी तरीके से फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन तैरेगा। याद कर लेना है, जिस तरीके से, क्या बोला मैंने? जिस तरीके से मिठाई के रस में, रसगुल्ले के रस में रसगुल्ला तैरेगा, एग्जैक्टली उसी तरीके से फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन तैरेगा। यही कहा किसने? सिंजर और निकोलसन साहब ने। इन्होंने कहा फॉस्फोलिपिड का समुद्र। यहां आप देख सकते हैं जो फॉस्फोलिपिड है, रेड कलर से मैंने यहां दर्शाया है, यह है फॉस्फोलिपिड, है ना। और इसमें देखिए प्रोटीन तैर रहा है। अब जो प्रोटीन है बच्चों, यह है कितने तरीके का? दो।
एक एक्सट्रिंसिक जो बाहर है, दूसरा इंट्रिंसिक जो अंदर है ना। अब इंट्रिंसिक भी दो तरीके का है, एक जो पार्शियली धसा हुआ है और एक जो फुल्ली मेम्ब्रेन के आर पार है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, या इसी को हम लोग चैनल या टनल प्रोटीन भी कह सकते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, तो जो फॉस्फोलिपिड है अपना, ये जो फॉस्फोलिपिड है ये फ्लूइड नेचर का, क्योंकि मिठाई का रस भी तो फ्लूइड ना, कहा फॉस्फोलिपिड के समुद्र में कौन तैरेगा, प्रोटीन, तो समुद्र शब्द का यूज कुछ तो सोच के किया होगा ना, तो इसीलिए कहा कि ये कैसा नेचर का, फ्लूइड। कैसा नेचर, फ्लूइड। फ्लूइड इसीलिए ताकि सेल ग्रो कर पाए, अगर ये लचीला ना हो, फ्लूइड नेचर नहीं हो, तो सेल का ग्रोथ कैसे हो पाएगा, सेल डिवाइड कैसे कर पाएगा, तो सेल के ग्रोथ के लिए, डिवाइड के लिए ये कैसा नेचर का होता है, फ्लूइड। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मेम्ब्रेन ही, दीवार ही फ्लूइड नेचर का रहे तो कमजोर हो जाएगा ना, बह के चला जाएगा। तो इसके लिए, इसको मजबूती प्रोवाइड करने के लिए बच्चों प्रेजेंट होगा क्या, कोलेस्टेरॉल। क्या प्रेजेंट होगा, कोलेस्टेरॉल। और साथ ही साथ अगर ये तो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसके जगह बच्चों प्रेजेंट होता है हेपेनोइड्स। क्या प्रेजेंट होता है, हेपेनोइड्स। याद रख लेना है बच्चों, क्या, हेपेनोइड्स। भाई साहब आगे आप ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आप कहिएगा सर ये पेड़ के जैसा क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है आपने, ये मैंने ड्रॉ किया है ग्लाइकोलिपिड, जो कि लिपिड के ऊपर प्रेजेंट होगा, है ना, यहां लिपिड के ऊपर प्रेजेंट होगा, और ग्लाइकोप्रोटीन किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट होगा, है ना बच्चों। ग्लाइकोलिपिड लिपिड के ऊपर, यहां नहीं, यहां ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड, यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये लिपिड के ऊपर प्रेजेंट होगा और ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट होगा। इनका काम क्या होगा, अब अगर आप इसको ध्यान से सोचोगे और समझोगे तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का काम है सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, मतलब एक सेल दूसरा सेल को पहचान ले, इसके लिए प्रेजेंट होता है। बात बहुत सिंपल है, हमारे पास तो आंख है ना देखने के लिए, सेल के पास तो नहीं है, तो इसके लिए सेल के मेम्ब्रेन पे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ताकि ये इंटरेक्ट करके सेल से सेल को पहचान दे कि ये सेल कौन है और ये सेल कौन है ना बच्चों। तो ये अपना जो मॉडल था, ये था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। आगे अगर आप ध्यान दीजिएगा भाई, तो यहां मैंने क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब चीजें कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर आएंगी जाएंगी, तो मैंने यहां 3 तरीका लिखा, पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेट। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं पैसिव पे। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो कहां, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाए, मतलब डिफ्यूजन पढ़ा है आपने जी, चीजें जब हायर कंसंट्रेशन से कहां चला जाए, लोअर कंसंट्रेशन में। इसका बहुत सारा एग्जांपल आप पढ़े होंगे। मान लीजिए अभी मैं आपके घर पे कोई गेस्ट आए और कहे बेटा चाय बनाओ, तुम चाय बना के उसको दिए, बोला टेबल पे रख दो, रख दिए, वो अपने काम में बिजी हो गया, तो कुछ समय के बाद चाय क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। कितना ठंडा हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा क्या वो चाय, नहीं ना, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो आसपास का माहौल जितना होगा उसी हिसाब से वो ठंडा हो जाएगा। तो चाय के अंदर का हीट कहां चला गया, बाहर चला गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन से चीजें कहां चली गई, लोअर कंसंट्रेशन में, और बिना एनर्जी लगाई गया है। इसी ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और यही डिफ्यूजन में आपने पढ़ा होगा, अगर वाटर का इस तरीके से ट्रांसफर हो हायर से लोअर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो याद रखेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि कोई भी एनर्जी नहीं लगेगा। साथ ही साथ हाई कंसंट्रेशन से चीजें कहां जाएंगी, लो कंसंट्रेशन में जाएंगी। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कुछ चीजें सेल को जरूरी है, चाहे जितना भी हो उसके पास, और चाहिए, है ना। तो सेल को जब और चाहिए, तो चीजें जब लोअर से हायर की तरफ जाएंगी तो उसे एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो जब लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चीजों का ट्रांसफर हो तो यहां पे एटीपी रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी लगता है, और इसी ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं बउआरे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और लास्टली है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जिस ट्रांसपोर्ट में किसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, यानी वो जो चैनल प्रोटीन मैंने बताया था, अगर आप यहां ध्यान दोगे बच्चों, इस वाले टॉपिक पे अगर आप ध्यान दोगे, जहां के मैंने आपको फ्लूइड मोजाइक मॉडल बताया था, तो वहां मैंने एक चैनल और टनल प्रोटीन का जिक्र किया था, ये बच्चों, है ना। अब मान लीजिए कि आपका जो रूम है ना भाई, आपका जो रूम है, मान लीजिए ये आपका कमरा है, ठीक है। इस कमरे से अगर मैं कहूं यहां से तुम सेठ जाने दो यहां, और तुम यहां बैठे हो, तुम कहोगे अरे क्या बात करते हैं सर, खा जाएगा तो,
तो ये कैसे जाएगा? अब मान लीजिए कि यहां और यहां मैं कहूं एक लोहे की जाली दे देता हूं बच्चों, दोनों साइड से उसको पैक कर देता हूं जहां से आप शेर भी देख पाओ। आप कहेगा हाँ हाँ सर, फोटो ले लेंगे, स्नैप ले लेंगे, है ना, शेर को जाते हुए शेर का स्नैप ले लेंगे। उसी तरीके से यहां ध्यान दीजिएगा, जब चीजें नॉर्मल यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगी, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको एबल नहीं करेगा, नहीं करने देगा, क्रॉस करेगा ना भैया मैं तो नहीं करने दूंगा, तो वो स्पेशल रास्ते के थ्रू जाएगा। यही जो स्पेशल रास्ता है ना, यही कहलाएगा चैनल या टनल प्रोटीन, यानी कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। किसी के थ्रू हुआ है ना, और किसके थ्रू हुआ है? चैनल या टनल प्रोटीन के थ्रू हुआ है। चलिए आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो अगला जो अपना टॉपिक है ये है बल्क ट्रांसपोर्ट। अब जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? तो बल्क ट्रांसपोर्ट बहुत ही सिंपल है ना। आपने क्लास 10 अमीबा का भी आपने पढ़ा होगा कि अमीबा किस तरीके से चीजों को अपने अंदर लेता है, इंजेक्शन करता है। तो आइए यहां ध्यान देते हैं, मैंने यहां लिखा है बल्क ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला इंडोसाइटोसिस। इनका मतलब होता है अंदर भाई साहब। ओ भैया, इनका मतलब क्या हुआ? अंदर। जब सेल चीजों को अपने अंदर ले ले तो उसे क्या कहेंगे? इंडोसाइटोसिस। काफी सिंपल है ये। अब या तो खा के अंदर लेगा या हो सकता है लिक्विड मॉलिक्यूल को पी के ले। अगर सेल किसी चीज को यानी कि सॉलिड फूड मटेरियल को इनगल्फ कर गया तो उसे हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग, है ना। और इसमें जो वैक्यूल बनाएगा खा के ना बच्चों, उसे हम बोलेंगे फेगोजोम। अब मान लीजिए सेल खाया नहीं, लिक्विड मॉलिक्यूल अपने अंदर लिया, यानी कि कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल को अंदर लिया है तो उसे कहेंगे पिनोसाइटोसिस। पिनो का मतलब होता है पीना, तो सेल ड्रिंकिंग। सेल लिक्विड मॉलिक्यूल को अपने अंदर लिया और यहां जो वैक्यूल बनेगा बच्चों वो होगा पिनोजोम। काफी सिंपल है, फिर से ध्यान दे लीजिएगा। इंडोसाइटोसिस, सेल जब किसी चीज को अपने अंदर लिया, है ना। अगर सॉलिड फूड मटेरियल को लिया तो फेगोसाइटोसिस, जहां वैक्यूल बनेगा फेगोजोम। और अगर लिक्विड मॉलिक्यूल को लिया तो पिनोसाइटोसिस, वहां वैक्यूल बनेगा पिनोजोम। अब सेल जो डाइजेस्टेड या वेस्ट फूड मटेरियल है उसको अपने अंदर से अगर बाहर निकाल देगा तो उसे हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस या सेल वोमिटिंग। इसमें सेल वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर से बाहर निकाल देगा। तो ये था बच्चों हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक सेल का टॉपिक। इसके आगे जो टॉपिक होगा ये आपको नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, है ना। तो चैनल से जुड़े रहें और वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।